पूरी कुंडली को समझने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक भावों को समझना बहुत जरूरी है। तभी हम पूरे कुंडली समझ पाएंगे। पहला जो भाव हमें समझना होता है दैट इज लगन। इसको बोलते हैं लग्न। ये लौंग वाला हमें बहुत समझना है। ये लौंग इलायची वाला है ना, लौंग है। लग्न हमें सीखना बहुत जरूरी है और लग्न के बारे में हमें पता करना बहुत जरूरी है। लग्न को समझना है। दूसरा हमको समझना पड़ेगा दैट इज 10th हाउस। तीसरा समझना पड़ेगा चौथा हाउस। मैं मार्क कर रहा हूं एक एक करके। एक, दो, तीन। और चौथा हमें समझना पड़ेगा दैट इज ये सप्तम हाउस। ये चार। क्यों? क्या कारण है कि ये चार भाव हमको समझना पड़ेगा। मैम, आप लोगों ने कभी कोई घर बनाया है या घर बनाते हुए देखा है? मनीषा जी। जी जी गुरु जी। यस सर। सुमित्रा जी, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने घर देखा होगा ना। वहां पे क्या होता है? सर घर बनते हुए भी देख रहा है। देखा है ना मैम? गुड, वेरी नाइस। जी। वहां क्या देखा आपने? चार ऐसा मेन पिलर होता है। जी सर। तभी ना ऐसे घर बनता है। हम्म। यही तो घर का हम लोग बचपन में पिक्चर बनाते थे ना। हम्म। ये दरवाजा है ना। हमारे ड्राइंग टीचर ऐसे ही बनाते थे। और देख देख के हम लोग भी वैसे ही बनाने लगते हैं। हमें तो आता ही नहीं है ड्राइंग करना। बट ओरिजिनली हमारे जीवन की ये चार पिलर मेन होते हैं। इसको केंद्र बोला गया है। और ये केंद्र का अगर आप मतलब इसकी ओरिजिनली देखें तो ये बोला जाता है पिथागोरस भाषा में केंद्र। 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 हम लोग केंद्र बोलते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। KANDRA। उन्होंने बोला केंद्र। ये केंद्र का मतलब होता है पिलर। पिलर यानी हमारी ये चार जो है मुख्य रूप से पिलर है पूरा कुंडली का। अब मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये हमारे जन्म की कहानी है। जन्म की कहानी कैसे और क्यों, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझिएगा बहुत ध्यान से। आज मैं आप लोगों को जो ज्योतिष का जो लेक्चर दे रहा हूं, ये जनरली मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो है केंद्र, लग्न। लगन मतलब हमारे पैदाइश से, हमारे पैदाइश, कोई भी व्यक्ति हो, इसलिए हमारे बोले, मेरे नहीं बोले। हमारी ये पैदाइश का है घर। ये एक चीज है। लेकिन हम पैदा कहां से होते हैं? हमें बीज कहां से मिलता है?
बीज मिलता है यहां से। सेकेंड, ये है पिता। याद रखिएगा, केपी में नाइन्थ हाउस को पिता माना गया है, बट पराशर जी पिता दसम हाउस को माने हैं। और और क्या, चौथा, अब पिता के काम से उत्पन्न होने वाले हम हैं, इसलिए ये माता का घर है। ये 3 नंबर वाला, माता। और हमारी काम से उत्पन्न होने वाले हमारे बच्चे, इसको आप स्पाउस का घर बोल सकते हैं, जाया, पति, कुछ भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। यानी ये तीन फिक्स थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये हर एक की कुंडली में सेम आएगा, वो चाहे जातक हो या जाति का हो। ये चौथा वाला जो सिद्धांत है, यहां पे आपको बदलाव मिल सकते हैं। ये वाला जगह पे आपको बदलाव मिलेंगे। जाति का के लिए वो अलग होगा, जाति का के लिए अलग है, और जातक के लिए अलग है। जातक के लिए कौन सा होगा वो, जाया, पत्नी, इत्यादि। और जातिका के लिए वो पोती इत्यादि। यानी हमारी जो साइकिल चलते हैं, पूरा वंश जो चलता है, वहां इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें बदलाव होते रहते हैं। याद रखिएगा। अब ये क्यों है, हमारे जीवन के मूल क्यों है? ये जो 4 भाव मैंने आपको बताया, ये जीवन का मूल क्यों है? क्योंकि लग्न जो है, ये उदय होने का वृत्तांत बताता है। हम उदय जो हुए, हमारी पैदाइश की सारा, इसलिए मैंने हमारे पैदाइश बोल दिया डायरेक्ट। ये उदय वृत्तांत या पैदाइश वृत्तांत को बताता है। और ये उदय जो बिंदु है, हम जो पैदा हो रहे हैं, वो कहां से होता है? बीज कहां से मिलता है हमको? पिता से। बीज आता है पिता से। इसलिए प्रथम होने के बाद ये दूसरा, 10th हाउस मुख्य होता है। क्लियर? उसके बाद आता है तीसरा, माता। और अंतिम चौथा। चौथा के बारे में अभी उतना बात नहीं करेंगे, हमको सबसे पहले ये 3 चीजों को समझना है। मैंने आप लोगों को जब प्रैक्टिकल करवा रहा था, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, यह बताया था कि 120 डिग्री का खेल है सारा, त्रिकोण का खेल। 120 डिग्री कैसे कैसे? अब यहां कौन कौन सा त्रिकोण बन रहा है? ये 4 में से, याद रखिएगा। पहला तो ये लग्न, पंचम नवम का एक त्रिकोण बना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। मैंने उस समय और आज के समय का डिफरेंसेस भी बताया था, याद होगा आपको। दूसरा कौन सा बनता है? यहां से, 10th से। 10th का त्रिकोण कौन सा आएगा? ये आएगा ना, दसम। जी सर। दसम के बाद दूसरा और छठा।
माथा वाला अगर हम त्रिकोण निकालते हैं तो माथा वाला त्रिकोण कौन सा आएगा? 4 8 12। 4 8 12, ये एक त्रिकोण आएगा। ठीक है, और पत्नी वाला अगर निकालते हैं तो कौन सा आएगा? 3 7 11। 7 से स्टार्ट होगा। 7 11 3। ओ सॉरी, 7 11 3, है ना? ये त्रिकोण आएगा। ये तीन ही बनते हैं त्रिकोण। आपको याद होगा, आप लोगों ने, देखिए आप सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपसे कोई बातें छिपी नहीं है। पराशर ने क्या बोला है? केंद्र त्रिकोण का जो संपर्क है, पराशर ने क्या बोला? लक्ष्मी नारायण संपर्क, बोला ना? जी लक्ष्मी या विष्णु लक्ष्मी, कुछ भी, कोई भी नाम से आप लोग जानते होंगे इसको, है ना? जी वो केंद्र और त्रिकोण का संपर्क के बारे में उन्होंने बताया था। केंद्र और त्रिकोण का जो संपर्क है, उन्होंने इसको क्या बोला? विष्णु लक्ष्मी विष्णु, या लक्ष्मी नारायण, या मतलब कोई भी एक नाम से आप लोग इसको जानते हैं। ये केंद्र और त्रिकोण का मूल, अब हमने जितना राज्यों के बारे में देखा है, जनरली सारे केंद्र त्रिकोण से अधिक बनते हैं। याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यानी घूम फिर के हमें प्रेडिक्शन के लिए क्या चाहिए? ये सारे के सारे त्रिकोण ही आवश्यक होते हैं। समझ में आ रहा है? जी मैं ये त्रिकोण वाला क्यों प्रेडिक्शन में आप लोगों को सिखा रहा था? यानी हम घूम फिर के, लेकिन देखिए उसी जगह पे आके रुक गए। कहां पे बोलिए तो? इतने सारे राज्यों, इतना सारा कुछ करने के बाद हमारा मूल ध्येय कहां आ गया? त्रिकोण में। अब इसको समझते हैं। जैसे लग्न, पंचम और नवम। लग्न क्या दिखाता है? स्थूल शरीर का सारा कुछ, आकार प्रकार इत्यादि सब कुछ दिखाता है। मैम हम लोग प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं लेकिन आज, ठीक है, मैं वो त्रिकोण को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये त्रिकोण वाला प्रैक्टिकल में क्यों लिया था, और आने वाले समय में भी आप लोगों को प्रेडिक्शन के लिए कौन कौन सा चीज के ऊपर आपको फोकस्ड होना है। अगर समझ में कहीं दिक्कत हो, काइंडली प्लीज मुझे बताना, ताकि मतलब मैं थोड़ा सा और सुधार पाऊं खुद को। ठीक है? यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? लग्न, लग्न जो है मूल प्रकृति दिखाता है किसी भी इंसान का। और ये मूल प्रकृति के विकास कहां से होता है? पंचम भाव से। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन कहां से होता है? ध्यान से सुनना। इवोल्यूशन कहां से होता है? ये क्यों मैंने बोला इवोल्यूशन कहां से होता है? इवोल्यूशन होता है कि आपके कठोर तप के माध्यम से, तप मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बैठ गए तपस्या कर रहे हैं, वो वाला तप नहीं। ज्ञान, ज्ञान पाना भी एक तपस्या है। जैसे आ, आप सभी स्त्री हैं, नेचुरली आपको कभी ना कभी कढ़ाई वाला मशीन में बैठना पड़ा होगा, या बैठने की कोशिश तो जरूर किए होंगे। आप देखिएगा, सुई, जब आप मशीन चलाते हैं तो सुई
चलता तो अपने मापदंड से, अपने ही तरीके से, लेकिन हमारा सिलाई जो है ना, वो यहां से वहां भटक जाता है। शुरू शुरू में सबका होता है। मैंने भी जब प्रयास किया तो कुछ सिलाई यहां पड़ रहा है, कुछ वहां पड़ रहा है, क्योंकि वो एक निश्चित गति से कपड़े को खींचना होता है। और इसको सीखते सीखते समय लगता है। एक स्पेसिफिक मतलब तरीके से कपड़े को आगे की ओर खींचना, बायां हाथ उसमें लगता है, बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से हमको धकेलना पड़ता है। टाइम लगता है सीखने के लिए। वो है पंचम भाव। कोई भी चीज, आप खाना बनाते हो, पहली बार जब खाना बनाने जाओगे देखोगे हल्दी ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, हल्दी कम हो गया, मसाला सही ढंग से पड़ा नहीं है। लेकिन निरंतर प्रयास के बाद आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो। अब आप लोग बोलोगे, अरे ये तो आ गया, लेकिन एक दिन में तो नहीं आता है ना कोई भी चीज। आता है वर्षों की प्रयास से। और ये वर्षों की जो प्रयास है ना, वो है पंचम भाव। उसको परिपक्वता देता है नवम भाव। क्लियर? आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में भी नवम और पंचम की जो क्या बोलते हैं, संपर्क है, इसको बहुत अधिक मान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि नवम में अगर लगन, पंचम नवम अगर किसी का बहुत अच्छा हो, तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा। साथ में मार्करी और क्या कहते हैं, गुरु अगर उसको मदद कर रहा हो, या कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो, कहते हैं। तो ये पंचम एक दिन में पैदा नहीं होता मैम। पंचम होता है निरंतर प्रयास। और ये प्रयास के बाद जो विजडम पैदा होता है, जो ज्ञान पैदा होता है, वो है नवम भाव। इसीलिए हमारे पूरे जीवन की कला है ये, पूरा जीवन। हम जब पैदा हुए हैं तब से लेके, ये जो है 120 डिग्री, मतलब उन्होंने बोला था 120 साल, लेकिन अभी हमने देखा कि 120 साल अब हमारी एवरेज आयु नहीं रहा। हम उसको 90 साल मान लिया। और 90 साल के हिसाब से मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया। तब मुझे ये काफी हद तक, मैंने हर जगह पे हर कुंडली में लगाने के बाद जब वो आपको आंसर देता है, तो वो सूत्र बन जाता है। मैंने भी वो सूत्र देखा है, इसलिए मैं उसको सूत्र बोलता हूं। नहीं तो आप लोगों को मैं कभी नहीं बोलता। दूसरा क्या है, देखिए, निरंतर प्रयास से क्या पैदा होता, आप बता सकते हैं? आप अगर निरंतर कोई काम करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी जनरल काम क्यों ना हो, रोटी रोटी बनाना, एक दिन में वो भारत, आयरलैंड, अमेरिका का चित्र बनता है। लेकिन जब हम धीरे 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 प्रयास करते हैं ना, रोटी गोल होता है। यानी प्रयास से बनता है बुद्धि। और वो प्रतिभा प्रतिभात होता है कहां पे? इस जगह पे आके, नवम मतलब दीर्घकाल। 30 साल में जितना आप सीखे हैं, उसके बाद 60 साल में तो उससे ज्यादा सीख लेंगे। क्लियर? पंचम भाव का जो त्रिकोण है, अब ये त्रिकोण एक एक भाव के लिए एक एक होगा। लगन के लिए मैं अभी तक आपको व्याख्यान कर रहा था। अब पंचम के लिए, पंचम के लिए पहला नवम, उसके बाद आएगा लगन।
तो पंचम भाव के लिए भी अलग से पैदा होगा, अलग से आपको समझना होगा। पंचम का, पंचम भाव का त्रिकोण, पंचम का पंचम, पहला त्रिकोण, मतलब कौन सा हो गया मैम? पंचम का पंचम कौन सा? नाइन्थ हाउस ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? जी जी सर। तो पंचम का पहला त्रिकोण पंचम का पंचम, जैसे लगन का पहला त्रिकोण था लगन से पंचम, तो पंचम का पहला त्रिकोण होगा पंचम का पंचम, यानी लगन से नाइन्थ हाउस। यहां पे अब आप इसको समझिए, ये बुद्धि, पंचम भाव तो बुद्धि का घर है। बुद्धि के विकास कहाँ होता है? वो है आपका नवम। यानी पंचम से जब हम अगर मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया कि कोई आपके क्लाइंट है, बोला अपना बेटा का या बेटी का बुद्धि का विकास यानी पढ़ाई लिखाई कैसा होगा, बुद्धि संपर्कित कोई भी प्रश्न कर सकता है। आप अगर त्रिकोण से देखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पंचम का पंचम को देखना, यानी लगन से नाइन्थ हाउस को देखना होगा। वहां क्या होगा, ये श्रेष्ठ बुद्धि का घर है, और पंचम भाव के हिसाब से ये होगा 30 साल। ठीक है। और ये बेसिकली नवम भाव का कारक तत्व क्या है? बुद्धि, उच्च शिक्षा, आदर्श, धर्म, भाग्य, एक्सेट्रा, है ना। तो यानी आपको ये यहां से उसके अंदर की जो एडेप्टेशन कंप्लीट हुआ, एडेप्टेशन मतलब एकदम स्थिर बुद्धि की जो विकास हुआ है, वो हो गया आपका नाइन्थ हाउस। यानी इसी के लिए मैं ये पहला त्रिकोण लेता हूं। पहला त्रिकोण जनरली देखिए 60 के बाद किसी को बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होता। 60 के बाद उसका प्रश्न क्या क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्र होने के बाद आदमी बच्चा हो जाता है, बोला जाता है ना। उम्र होने के बाद आदमी बच्चा हो जाता है, ये कहानी सुने होंगे ना, ये कहावत आप लोगों ने। जी सर। यानी नाइन्थ, यानी ये 60 एज अगर हो जाता है तो 60 के बाद उसके पास है क्या, सिवाय एक्सपीरियंस का तो कुछ होगा नहीं। बट इसके अंदर इतनी सारल्यता आ जाएगी, खास करके इसके बाद 75 के बाद चलना फिरना मुश्किल, है ना, एकदम जैसे बच्चा गोदी में लेके हम लोग घूमते हैं, वैसे इसके बाद ये इनको भी एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। फिर भी इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। ये वही 360 डिग्री वाला दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, एक सर्कल, एक वृत्त के दोनों पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुए हैं ये पैदा वाला पॉइंट, और जहां आखिरी हुए हैं तो ये आखिरी वाला पॉइंट। यहाँ पे ये घूमते हुए आने के बाद इसके पास एक्सपीरियंस से ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये इतने दूर तक यहां से वो एक्सपीरियंस गेन करता हुआ चला जाता है। ये हुआ आपका पहला त्रिकोण। दूसरा त्रिकोण मैंने क्या बोला था? दूसरा कौन सा? याद होगा, मैंने दूसरा भाव कौन सा बोला था आपको, बताएंगे? 2 6 10। नहीं मैम। दूसरा नहीं। बार टेंथ। टेंथ हाँ। टेंथ। यस, मैंने बोला था दूसरा जो है वो 10th। ठीक है। ये 10th का पहला कौन सा है मैम? दूसरा। ये सेकेंड। और उसका नेक्स्ट कौन सा है? छठा। मतलब हम अपने बीच से स्टार्ट करते हैं। ये कर्म भाव इसलिए बोला जाता है
आपको आज मैं ये कर्म भाव बोलने के पीछे का रहस्य समझाता हूं। 10th हाउस ही क्यों कर्म भाव? मैम, हम तो कोई कर्म करते नहीं है ना। जनरली क्या होता है, कर्म सिद्धांत कौन लेते हैं? पिता। मेरी बात समझ रही हैं? मेरी बात नहीं सर, समझ रहे हैं? सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर। बिल्कुल मैम, इसलिए तो पूछ रहा हूं। आप जब बचपन में आप होते हैं तो पिता क्या करते हैं, तय करते हैं आप क्या करेंगे। मैम, आज आज के जमाने में हम लोग, अब बच्चे लोग क्या करते हैं, पापा को बोलते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। उस समय था क्या ऐसा? पिता यस तय कर देते थे कि तुम गुरुकुल में जाओ। सर, तो ये बोल सकते हैं 10th भाव निर्णायक है। जी मैम, बिल्कुल निर्णायक भाव है ये। 100% निर्णायक भाव है ये। निर्णायक, मैं बार बार बोल रहा हूं ना। उस समय ये 10th कर्म भाव क्यों हुआ? क्योंकि ये पिता का भाव। पिता क्या करते थे ना, बचपन से पिता के दिमाग में बच्चों के लिए अलग अलग चीजें होता था। एक पिता जानते थे कि कौन सा बच्चा उनको किस काम में कुशल है, स्किल्ड कहाँ है। ये पिता से ज्यादा कौन जानेगा, है ना? कौन धनुर्विद्या में माहिर है, कौन गदा विद्या में माहिर है, ये तो पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता है। और पिता का काम ही गुरु करते हैं, इसलिए ये गुरु का ये वाला भाव, ये केपी सिस्टम में इसको पिता लिया गया है। यानी ये दोनों को ही मालूम होता है। ये इन्होंने चूंकि बाद में रिसर्च किया ना, तो इनको पता चला कि गुरु ही पिता है। लेकिन पराशर जी के समय में ऐसा था नहीं मैम। पराशर जी के मान लीजिए एक पिता का 4 पुत्र या कन्या है। उनको ये मालूम है कि हमको किसको किस ओर ले जाना है, क्योंकि बचपन से वो ऑब्जर्व करते करते उनको समझ जाते थे। जिसकी वजह से 10th हाउस का ना कर्म का भाव कहा गया है। आप समझ रहे हैं मैम? 2nd हाउस भी तो कर्म होता है। ज्वेलरी का कर्म क्या 2nd हाउस नहीं होता? तीसरा, आप अगर लेखनी लिखते हैं, बहुत अच्छा साहित्यिक हैं, बहुत अच्छा, मतलब आप यूं समझ लीजिए, संवादिक है, संबद्धता है, तो क्या वो तीसरा भाव काम नहीं कर रहा है क्या? ये भी तो कर्म भाव है। लेकिन 10th को ही क्यों कर्म भाव कहा गया? अब समझ में आ रहा है? 10th को ही क्यों कर्म भाव माना गया? जी सर। तो सर आपने अभी एक वर्ड यूज किया कि पिता ऑब्जर्व करते थे, तो ऑब्जर्वेशन का कौन सा भाव है? ऑब्जर्वेशन का भाव जो है मैम, पिता ऑब्जर्व करते हैं। ये पिता का घर है, पूरा का पूरा घर ही पिता का है। पिता ऊर्ध्वाकाश है, ऊर्ध्वाकाश। हम हम जितना नहीं समझ सकते हैं, उससे ज्यादा पिता हमें समझते हैं। आप समझ रहे हैं? जी सर। तो पिता मतलब क्या है ना, एक वायुमंडल जैसा। पिता हमें हर तरीके से समझते हैं। ये पिता का ऑब्जर्वेशन का जगह, ये पूरा घर पिता का है। मैं बार बार थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया मैंने आपको, केपी और वैदिक पराशर जी के क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे। अब क्या है ना, बाद में जमाना बदल गया मैम। जमाना बदल गया तो बच्चे को क्या है ना, स्कूल में दाखिला दे दिया गया। पिता के पास समय नहीं है। पिता अपना घर परिवार और अपनी पत्नी, बच्चों माने क्या बोलते हैं, सबका पेट भरने में इतना बिजी हो गया कि वो देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है।
तो उन्होंने देखा कि नाइन्थ हाउस इसको, इस बच्चा को जो है ना देखभाल करता है, इसलिए उन्होंने ये पिता का घर माना था, माना है। उन्होंने माना इसको पिता का घर इसी के वजह से। बट पराशर जी के समय में हमारे यहाँ कृषि प्रधान होता था सब चीज, तो किसान का मेन काम होता था किसान, उसके अलावा कुछ और वृत्तियां होती थी, जैसे कुम्हार कम्हार इत्यादि इत्यादि जितना है, वो सबकी तो जरूरत पड़ता ही था, स्वर्णकार, है ना। तो ये हाथ से सैनिक, ये उस समय की बात है जिस वक्त पराशर जी थे वहां पे। इसीलिए हमेशा एस्ट्रोलॉजी को देश काल और पात्र के हिसाब से अलग रखा गया। समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं मैम। चरई बेती च चरई बेती, ये दुनिया का लक्षण है, चलते जाना है, परिवर्तनशील दुनिया। तो हमारे यहाँ पे भी, हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह का बहुत सी परिवर्तन आना तय है। यही परिवर्तन आया यहाँ पे भी। लेकिन पराशर जी का जो सूत्र है मैं उसको फेंक नहीं सकता हूं, इसलिए तो, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि पराशर जी के थ्योरी से हमें हर त्रिकोण की अगर मूल्यांकन सही सही से कर पाए तो हमारा प्रिडिक्शन 100% हो जाता है। हम भले वो ग्रहों के कारक तत्व, भावेश भाव इत्यादि ना भी देखे तो भी हमारा फुलफिल हो जाता है। मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा खाली प्रेडिक्शन है। लक्ष्मी मैम क्लियर ना? जी सर। सर लेकिन आपने एक चीज और समझाई है कि जब तक युवा है बच्चा तब तक, यानी युवा क्या छोटा ही है, ना समझे तो हाँ नाइन्थ मैम, हाउस लेंगे जिससे वो बिल्कुल अपना बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बोला था। वर्क स्टार्ट करेगा तो टेंथ लेंगे। बिल्कुल मैम, मैंने वो बोला था आपको, वो बोला था। ये पराशर जी का नहीं है, ये जो थ्योरी मैंने आपको बोला था उस दिन, वो मेरा जी थ्योरी। सर। नाइन्थ टेंथ में बड़ी भ्रांतियां आज भी चली आ रही हैं आज तक। मैम वो मेरा थ्योरी था, जी सर क्योंकि आपने बताया। हाँ वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, देखभाल करना, आपको गोदी में उठा के ले चलना, आपको रास्ता दिखाना पिता का काम है। तो इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियों के बीच में मैं एक लकीर खींचने की कोशिश किया। और मेरी देखिए, मैंने सारे एस्ट्रोलॉजी के सारे विभाग को पढ़ा हूं मैं। तो मुझे लगा ना कि ये आज की जमाने में ये उपयुक्त है, यथोपयुक्त है, क्योंकि यानी ये सर देश काल के हिसाब से ये सूत्र, इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। जी मैम, बिल्कुल आप कह सकती हैं इसको। लेकिन पराशर जी के हिसाब से देखे तो 10th हाउस, और कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से देखे तो 9th हाउस। बट जब मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं सभी को, क्योंकि जीवन की परिचर्चा देखना भी तो प्रैक्टिकल का एक हिस्सा है, वहां पे हमको ये दोनों चीजें पता चली कि जब तक आप अंगली पकड़ के ले चल रहे हैं तब तक 9th हाउस मिला मुझे। वही मैंने अभी आपको बोला कि गुरुकुल, वहां क्या होता था उस समय, बच्चे को गुरुकुल में दे दिया जाता था, आज भी तो दिया जाता है। वहां तो उस समय तो विद्यालय होता नहीं था ना, वहां पे घर में ही पापा मम्मी पढ़ाते थे। मम्मी लोग जनरली विद्वान उतना थी नहीं, पापा लोग थे, तो पापा ही पढ़ाते थे, इसलिए 10th हाउस उन्होंने माना। क्योंकि पराशर जी यानी वैष्णव की भी तो शिक्षा गुरु थे, तो शिक्षा गुरु पिता ही होते थे उस समय।